मित्रों, आज फिर से हम बात करते हैं परमाणु संरचना के दूसरे भाग की। इस भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे नोड व नोडल तल, जिसे हम नोड एंड नोडल प्लेन। ठीक है। परमाणु कक्षक का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, नोड कहलाता है। इसका मान कक्षक की मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। देखिए, कक्षक और कक्षक में नोडों की संख्या। अगर NS कक्षक है तो उसमें N-1 नोड होंगे। अगर NP कक्षक है तो उसमें N-2 नोड होंगे। ठीक है। और अगर ND कक्षक है तो उसमें ND कक्षक है तो उसमें N-3 नोड होंगे। और अगर NF कक्षक है तो उसमें N-4 नोड होंगे। अगर आपको 4D कक्षक की बात करनी है तो इस प्रकार 4D कक्षक में 4-3 बराबर 1 नोड होगा। ठीक है ना। और अगर 3D कक्षक की बात करते हैं तो 3D कक्षक में 3-3 बराबर 0 नोड, कोई नोड नहीं होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नोडल तल की। परमाणु कक्षक में वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल शून्य है, नोडल तल कहलाता है। किसी कक्षक में नोडल तलों की संख्या कक्षक की द्विघर्षी क्वांटम संख्या L के बराबर होती है। देखिए, S कक्षक के लिए L बराबर 0, तो नोडल तल भी इसमें 0 होंगे। P कक्षक के लिए L बराबर 1, तो इसमें नोडल तल 1 होगा। D के लिए L बराबर 2, इसमें नोडल तल 2 होंगे। F के लिए L बराबर 3, इसमें नोडल तल 3 होंगे। ठीक है ना। परमाणु कोशों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम। ठीक है ना। बोरबरी के नियम। इस नियम के अनुसार नंबर 1, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षा संख्या है। ठीक है ना। नंबर 2, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 तथा उससे पिछले कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। नंबर 3, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरने पर L कोश भरना शुरू होता है। L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर M कोश भरना शुरू होता है तथा M कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर N कोश भरना शुरू होता है। नंबर 4, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उससे पिछला अर्थात N-1 कोश भर चुका हो, और पिछले अर्थात N- कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उससे भी पिछला अर्थात N-2 कोश जो है पूर्णतः भर चुका हो। आयरन, जिसका संकेत Fe है, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका बोरबरी के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो KLMN में 2 8 14 2। गैलियम का 31 का परमाणु क्रमांक है 2 8 18 3। थोलियम TM69 का 2 8 18 31 8 2। यूटेरबियम 70 का 2 8 18 32 8 2। लुटेटियम LU 71 का 2 8 18 32 9 2। नियम के अपवाद। क्रोमियम का बोरबरी के नियम के अनुसार क्रोमियम 24 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 12 2 होना चाहिए, परंतु वास्तव में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है। इसी प्रकार कॉपर 29 का बोरबरी के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 17 2 होना चाहिए, परंतु वास्तव में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 1 होता है। इसी प्रकार सिल्वर 47, जिसका परमाणु क्रमांक है का बोरबरी के नियम के अनुसार जो ब्रैकेट में दिए हैं बोरबरी के नियम है,
के अनुसार हैं 2, 8, 18, 17, 2 होना चाहिए, पर वास्तव में इसका होता है 2, 8, 18, 18, 1। ठीक है ना, ये कुछ अपवाद हैं जो बोरबरी के नियम से अलग है। ठीक है ना। अब फिर एक नियम है ऑफ-बाउ का नियम। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा की ओर ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर सबसे पहले और उच्चतम उच्च स्तर सबसे बाद में भरे जाते हैं। परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का स्तर निम्न प्रकार है। ठीक है ना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d आदि वो इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार बनाया। फिर है दूसरा कुंड का नियम। कुंड का नियम ये कहता है, इस नियम के अनुसार किसी कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकते, तब तक उनका जोड़ा नहीं बन सकता, तब तक उनकी पेयरिंग नहीं हो सकती, जब तक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता। ठीक है ना, पहले उपकोष में जितने कक्षक हैं सब में कम से कम इलेक्ट्रॉन भरना होगा, उसके बाद ही हम फिर से कक्षकों में जोड़े बना सकते हैं, सीधे जोड़े नहीं बना सकते। माना पी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तब 2 तरीके हैं भरने के, या तो पी एक्स कक्ष में 2 और पी वाई में 1, इसमें या इस ऐसे कर दें, इन्हें दोनों में जोड़े बना दें, पी एक्स को भी पूरा भर दें, पी वाई को पूरा भर दें, पी जेड को खाली छोड़ दें। वो ये कह रहा है हुंड के नियम के अनुसार जो है पहला तरीका सही है, पहले एक एक तीनों में डाला, फिर पी एक्स में जोड़ा बनाया। तो ये दूसरा जो है दोनों पहले दोनों कक्षा पूरे कर दे, तीसरा खाली छोड़ दे, ये गलत तरीका है। तीसरा नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। हमने क्वांटम संख्या को पढ़ा था, किसी भी इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, तो इसके अनुसार अगर 2 इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु में तो उनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यदि पहली 3 क्वांटम संख्याएं समान हैं, तब निश्चित रूप से चौथी अर्थात स्पिन क्वांटम संख्या भिन्न होगी, अर्थात किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन केवल और केवल विपरीत स्पिन के साथ ही युग्मन कर सकते हैं। ठीक है ना। चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना, वे पदार्थ जिनके परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर किसी पदार्थ के किसी कक्षक में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है या एक भी कक्षक अर्धपूर्ण है, तो ऐसे सभी पदार्थ जो हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षण का अनुभव करते हैं, तो ऐसे सभी पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए निकेल 2+ आयन का जो है जो डी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब हम इन 8 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो डी कोष में 5 कक्षक हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 5 कक्षकों में देंगे। ठीक है ना, फिर 1, 2, 3, 4, 5 फिर से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद के 2 जो कक्षक हैं वो अर्धपूर्ण रह जाते हैं, आधे भरे रह जाते हैं, उनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार निकेल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों अर्थात सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, अतः इसका चुंबकीय गुण कितना आएगा, 2 × 2+2 लगभग 2.83 Bm आएगा। ठीक है ना। तो जिसमें भी इसी प्रकार कॉपर 2+ आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D9 होता है, इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो देखिए लास्ट का जो कक्षक है वो अर्धपूर्ण अर्थात सिंगली फिल रह जाता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इस प्रकार कॉपर 2+ आयन में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सिंगल है, इसलिए ये भी चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है ना। तो ये भी समझ आ गया कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल पड़ा है किसी कक्षक में, तो इस तरह के सब समस्त पदार्थ जो हैं वो क्या कहलाएंगे, मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। इनको हम इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है ना। चुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में
पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है ना। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। अब डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय की बात करते हैं। ठीक है ना। वे पदार्थ जिनके परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है ना। ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है ना। अगर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं, डबल्ड हैं, पेयर्ड हैं, कोई भी सिंगल नहीं है, तो ऐसे समस्त पदार्थ जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। इसलिए ऐसे समस्त पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है ना। तो जो कॉपर प्लस आयन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो D10 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन इसे कहते हैं। और D10 जब हम 10 इलेक्ट्रॉन D के 5 उपकोषों में भरते हैं तो सब में पेयरिंग हो जाती है। एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बचता कि वो सिंगल पड़ा हो। अतः n बराबर 0 है तो इसका चुंबकीय गुण भी 0 है। तो ऐसे पदार्थों का, डायमैग्नेटिक पदार्थों का चुंबकीय गुण सदैव शून्य होगा, क्योंकि n अर्थात सिंगल इलेक्ट्रॉन 0 है। ऐसे ही मैग्नीशियम आयन है ना, और की जो विन्यास है P6 है, एल्यूमिनियम आयन P6 है, ऑक्सीजन 2 P6 है। सारे के साथ P में जब 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 3 कक्षों में सब डबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब इनमें भी n बराबर 0 होगा और u बराबर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्यूपरस आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन, ये सारे आयन जो होते हैं आयन युक्त पदार्थ जो है ये कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अब बात करते हैं समभारिक की। ठीक है ना। सम माने समान और भार माने द्रव्यमान। ठीक है ना। तो ऐसे भिन्न भिन्न तत्व, समझ आ गया ना। सम माने समान और भार माने द्रव्यमान। तो ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ऐसे समस्त तत्व एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समभारिक अर्थात आइसोबार कहलाते हैं। जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। देखो कार्बन और नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, 6 और 7, और दोनों की द्रव्यमान संख्या 14 है। तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 जो है एक दूसरे के क्या हैं, समभारिक हैं अर्थात आइसोबार हैं। इसी प्रकार ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों तत्वों को देखो, इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, 18, 19 और 20 हैं, परंतु तीनों की द्रव्यमान संख्या सेम है, 40 40 40। तो ये तीनों आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम एक दूसरे के समभारिक हैं, आइसोबार्स हैं। ठीक है ना। तो समभारिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मुझे यकीन है आप इसको लिख देंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं समस्थानिक की। सम मैंने समान, स्थान मैंने क्रमांक, अर्थात फिर आवर्त सारणी में स्थान। जिस क्रमांक पे आवर्त सारणी में कोई तत्व रखा होता है उसे उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक जो है तत्व का आवर्त सारणी में स्थान व्यक्त करता है। इस प्रकार सम मैंने समान और स्थान मैंने परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक का स्थान को व्यक्त करता है, इसलिए सम मैंने समान और स्थान मैंने परमाणु क्रमांक। तो ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक अर्थात आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब एक ध्यान रखने की बात है, समभारिक में क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, इसलिए तत्व भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ठीक है ना। परंतु यहाँ जो है समस्थानिक के केस में परमाणु क्रमांक समान होने के कारण तत्व एक ही रहेगा, मतलब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होंगे, इसलिए समभारिक में भिन्न भिन्न तत्व शब्द आएगा और समस्थानिक में भिन्न भिन्न परमाणु शब्द आएगा। ये ध्यान रखना है। तो समस्थानिक के केस में क्या है, ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु, ये ध्यान रखना है। समभारिक के केस में हमेशा क्या बोलेंगे, ऐसे भिन्न भिन्न तत्व, और समस्थानिक के केस में बोलेंगे ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु
जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक अर्थात आइसोटोप्स कहलाते हैं। देखिए तीनों जगह हाइड्रोजनी तत्व है, तत्व एक ही है H अर्थात, और परमाणु भिन्न भिन्न हो गए 1H1 1H2 1H3। देखिए इसमें हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, एक ही तत्व के 3 परमाणु, जिनके तीनों के परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या 1 2 3 अलग अलग है। इसी प्रकार कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। देखो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इन तीनों क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु हैं तो परमाणु क्रमांक समान है परंतु इनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं 12 13 14। इस प्रकार 1H1 1H2 1H3 एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं और कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14 भी एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं द्रव्यमान अस्थिति अर्थात मास डिफेक्ट। ये पाया गया है कि परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं परंतु जब उसमें उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का अलग से द्रव्यमान का योग करते हैं और फिर हम जब वो नाभिक बन जाए तो नाभिक का द्रव्यमान देखते हैं तो नाभिक का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से कम होता है। तो इस प्रकार जब परमाणु नाभिक में उपस्थित नाभिक के कणों अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान स्थिति कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिक बनने के बाद उसका वजन घट जाता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्वारा नाभिक बनने के दौरान जो वजन में घटोती होती है, घटता है वजन, वो वजन जो है द्रव्यमान स्थिति कहलाता है। वो कैसे निकालेंगे? हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अलग से देख लेंगे अलग अलग करके और फिर नाभिक का द्रव्यमान देख लेंगे। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुल द्रव्यमान में से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे तो जो कमी है जो अंतर है वो द्रव्यमान स्थिति कहलाएगी। इस प्रकार से परमाणु नाभिक में उपस्थित नाभिक के कणों अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान स्थिति या मास डिफेक्ट कहते हैं। इसे डेल्टा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो द्रव्यमान स्थिति डेल्टा एम बराबर प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक की बंधन ऊर्जा। ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब बनते हैं नाभिक बनती है नाभिक बनाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब मिलकर नाभिक बनाते हैं तो वजन जो है डेल्टा में वजन घट जाता है और नाभिक बन जाते हैं तो जो वजन है घट के ये ऊर्जा की विकिरण के रूप में उड़ जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के संयोग से नाभिक बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है किसके कारण? द्रव्यमान स्थिति जो मास है वो डेल्टा में ऊर्जा के रूप में उड़ जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के संयोग से नाभिक बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि नाभिक को उसके अवयवी कणों अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन में पृथक करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है अवशोषित होती है उसे भी नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे हम इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। अब बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान स्थिति में संबंध। तो देखो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम से E बराबर mc², जहां m जो है द्रव्यमान है और c जो है प्रकाश का वेग है। यदि द्रव्यमान 1 एटॉमिक यूनिट हो और c जो है 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड हो तो 1 AMU द्रव्यमान के जो संगत जो कोरोस्पोंडिंग ऊर्जा आती है वो कितना आती है निकालने के बाद आती है। देखिए E का मान जो आता है अगर 1 AMU द्रव्यमान ऊर्जा में बदलेगा तो कितनी ऊर्जा बनेगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। अगर डेल्टा एम का मान 1 AMU है तब उसके सापेक्ष E का मान कितना हो जाएगा? 231.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः 1 AMU द्रव्यमान के संगत 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी। इसलिए डेल्टा एम AMU द्रव्यमान
के संगत ऊर्जा होगी E बराबर डेल्टा इंटू 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन या विशिष्ट बंधन ऊर्जा भी इसे कह सकते हैं। ठीक है ना। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन या नाभिकीय कण कहते हैं। ठीक है ना। जिनकी संख्या तत्व की द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। ठीक है ना। तो नाभिकीय कणों की संख्या किसके बराबर होगी? द्रव्यमान संख्या के, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा व न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन या विशिष्ट बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। इसे बी बार द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर नाभिक की बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या, या बी बार बराबर ई बटे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना। या बी बार बराबर ई बटे द्रव्यमान संख्या, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या के। इस प्रकार बी बार कैसे निकालेंगे? बी बार बराबर ई बटे द्रव्यमान संख्या। अब देखिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं। उस उदाहरण के आधार पे हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे निकालना है। उदाहरण है, एक तत्व का परमाणु भार 4.0039 एटॉमिक मास यूनिट है और इसके नाभिक में 2 न्यूट्रॉन हैं। तत्व की विशिष्ट बंधन ऊर्जा अर्थात बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात करो। दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 0.000548 एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसका हल देखते हैं। तत्व का परमाणु भार एटॉमिक वेट आ गया। एटॉमिक वेट होता है एग्जैक्ट, उसकी एक यूनिट होती है 4.0039 और किसी तत्व के परमाणु भार के सबसे निकटतम जो पूर्ण संख्या होगी उसे हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे। इसलिए तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या आ गई? 4, जो कि उसके आसपास का पूर्ण संख्या पूर्णांक है। अतः द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। अब द्रव्यमान संख्या हमारे पास आ गई और न्यूट्रॉनों की संख्या हमारे पास है, तो इस प्रकार से हम प्रोटॉनों की संख्या निकाल लेंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या आ गई 4 - 2 बराबर 2। अब अलग अलग प्रोटॉनों का और न्यूट्रॉनों का हम द्रव्यमान निकाल के मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो देखिए प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान 2 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट। तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना आ गया? 2.014552 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। इसी प्रकार 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 2 गुणा 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान आ गया 2.017330 एटॉमिक मास यूनिट। अब प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान जोड़ लिया, दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दिया तो यह आ गया 4.03188 एटॉमिक मास यूनिट। अब नाभिक का द्रव्यमान बराबर देखिए, अब नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? दिया हुआ तो नहीं है सवाल में, पर निकालते हैं। नाभिक का भाई परमाणु में क्या क्या चीज है? परमाणु में 2 महत्वपूर्ण चीज है। एक तो परमाणु के अंदर नाभिक है और एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु भार में से हम अगर इलेक्ट्रॉनों समस्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान निकालते हैं तो क्या आएगा? हमारे पास नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। तो नाभिक का द्रव्यमान बराबर परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। तो नाभिक का द्रव्यमान बराबर 4.0390 माइनस 2 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 2 गुणा 0.000548 एटॉमिक मास यूनिट। तो नाभिक का द्रव्यमान आ गया 4.00379004 एटॉमिक मास यूनिट। अब द्रव्यमान शक्ति निकाल लेंगे। द्रव्यमान शक्ति कैसे है? प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो डेल्टा एम बराबर 4.31882 बराबर 4.00379004। तो डेल्टा एम आएगा 0.0281 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। अब हमने डेल्टा एम निकाल लिया। डेल्टा एम के बाद हम बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे। ई बराबर डेल्टा एम गुणा 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ई का मान आ गया हमारा 26.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। अब हमें निकालना है विशिष्ट बंधन ऊर्जा या बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अर्थात बी बार बराबर ई बटे द्रव्यमान संख्या। तो इस प्रकार 26.18
18/4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या बी भाग जो है 6.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने एक सवाल किया है, आपको सब समझाया है, तो आप इसको कर लेंगे और मुझे यकीन है आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद।